आई लव मोहम्मद लिखना क्या कोई अपराध है? क्या इन शब्दों से सजे बैनर किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए काफ़ी हैं? सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यों एक बैनर लगाने और उसके बाद हुई एफआईआर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया? आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हुआ ये विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। विरोध प्रदर्शन, उन प्रदर्शनों में हिंसा, बुलडोजर एक्शन और राजनीतिक बयानबाजी, पारा बढ़ता जा रहा है। सारे ब्यौरे आपको देंगे और कुछ जरूरी सवाल भी आखिर में पूछेंगे। इन सब से इतर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए। बसपा में शामिल होंगे या नहीं, खुद इसका जवाब दिया है। कोलकाता में हुई भारी बारिश की भी बात करेंगे। जान और माल की हानि हुई है, पूरा शहर थमसा गया है। असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का जिक्र भी होगा, जो आज अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Bank of India. कहीं पर नारे लग रहे हैं, कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं महिलाएं तख्तियां लेकर के मुट्ठियां भींच रही हैं, तो कहीं पर चल रहा है बुलडोजर। ये सब एक पखवाड़े से चल रहा है, उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, कानपुर से लेकर के नागपुर तक। लेकिन क्यों? केंद्र में है एक विवाद जिसकी शुरुआत हुई एक बैनर लगाने से। मामला इतना बढ़ा कि दो समुदायों के बीच झड़प हुई। पुलिसिया एंट्री के बाद एफआईआर भी हुई और एफआईआर का असर ऐसा हुआ कि एक मोहल्ले से शुरू हुआ विवाद देश के कई कोनों में फैल गया। तो जरा विस्तार से इस पर आज बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर, 12 वफात का मौका था। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं। इस खास मौके पर मस्जिदों और घरों में होती है साज सज्जा। लोग जुलूस निकालते हैं, धार्मिक गीत गाते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्यार, मोहब्बत, शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। होना यही था, लेकिन हुआ कुछ और। कानपुर में एक मोहल्ला है सैयद नगर, रावतपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। 12 वफात से एक दिन पहले यानी 4 सितंबर को सैयद नगर के जफर वाली गली में एक बैनर लगाया गया जिस पे लिखा था आई लव मोहम्मद। इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से लिखा कि इसी बैनर के चलते तनाव पैदा हो गया। कुछ लोगों ने इस बैनर पर आपत्ति जताई और बहस छिड़ गई। पुलिस की एंट्री हुई। सीनियर अधिकारियों की समझाइश के बाद बैनर हटाया गया। दोनों पक्षों को शांत कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में यही बैनर दूसरी जगह पर लगा दिया गया। फिर आई 5 सितंबर की तारीख। तनाव बना हुआ था और इसी माहौल में रावतपुर गांव में निकला 12 वफात का जुलूस। आरोप है कि इसी जुलूस के दौरान कुछ पोस्टर फाड़ दिए गए। ये पोस्टर धार्मिक महत्व के थे। इसी बीच गांव में आई लव मोहम्मद वाला एक बैनर लगाने की कोशिश हुई। हालात और बिगड़े। फिर से पुलिस की एंट्री हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए एक दूसरे पर। हालांकि पुलिस के बीच बचाव की वजह से मामला फिर से शांत हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट आना भी बाकी था। हुआ ये कि 10 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। रावतपुर थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा पंकज शर्मा की तहरीर पर कुल 24 लोगों के खिलाफ 9 नामजद और 15 अज्ञात। एफआईआर दर्ज करने के बाद कानपुर के एसीपी कपिल देव का बयान आया। बोले एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि 12 वफात के दौरान परंपरागत रीति रिवाजों से अलग नई प्रथाएं शुरू की गईं, जिन पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि एसीपी ने यह भी कहा कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से कोई एफआईआर नहीं की गई है। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा
दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। एक तरफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और दूसरी तरफ एक अपील की कि इस मामले को लेकर के किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए। हालांकि एफआईआर दर्ज होने की खबर तेजी से फैल गई, लोग इसका विरोध करने लगे, सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद हैशटैग ट्रेंड करने लगा और देखते ही देखते विरोध सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर शक्ल लेने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की करते हैं। उन्नाव, यहाँ युवाओं ने आई लव मोहम्मद बैनर लेकर के जुलूस निकाला, नारे लगाए। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ झड़प और पथराव भी हुआ। 8 एफआईआर दर्ज हुई, 5 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में, राजधानी उत्तर प्रदेश की, वहां मुस्लिम महिलाओं ने विधान भवन के गेट नंबर 4 पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, पैगंबर मोहम्मद के नाम पर नारे लगाए। सामाजिक कार्यकर्ता और मरहूम शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने एफआईआर को संविधान से मिली स्वतंत्रता पर हमला बताया। महाराजगंज, पुलिस ने यहां पर जुलूस रोक दिया। 64 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और कई गाड़ियां जब्त की गईं। कौशाम्बी में युवक सरतन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे लगाते दिखे। हिंदू समूहों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने नाबालिगों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। बरेली, दरगाह आला हजरत की ओर से अपील के बाद कई गली मोहल्लों और घरों के बाहर लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए। पुलिस ने एक्शन लिया तो उसका विरोध किया गया। ये विवाद उत्तर प्रदेश से बाहर भी पहुंचा। उत्तराखंड का एक जिला है काशीपुर। यहाँ के अली खां चौक पर 21 सितंबर की रात करीब 400-500 लोग जमा होकर के सभा करने लगे। नदीम अख्तर नाम का शख्स भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। भीड़ अचानक बैनर और पोस्टरों के साथ जुलूस निकालने लगी। आई लव मोहम्मद के नारे लगने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन भीड़ नहीं मानी। पुलिस पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमले की खबरें आईं। कोतवाली काशीपुर में एफआईआर दर्ज की गई। करीब 400 लोगों को नामजद किया गया। नदीम अख्तर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अगले दिन यानी 22 सितंबर को पुलिस और नगर निगम ने अली खां चौक के आसपास दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दिया। हवाला दिया गया अतिक्रमण का। इसी तरह के प्रदर्शन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में भी हुए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर को गोधरा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद 87 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट बताती है कि यहां जाकिर जाबा नाम के एक युवक ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पोस्ट को लेकर के पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद उसे वापस जाने को कह दिया गया, लेकिन उसने थाने से जाकर के एक वीडियो बनाया जिसमें पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। इस वीडियो के शेयर होने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया था। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में बड़ा आंदोलन हुआ। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आई लव मोहम्मद के नारे लगाए। ये प्रदर्शन नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में हुआ, जिसमें स्थानीय स्तर के कई नेता शामिल हुए। वसीम खान ने कहा कि नबी को लेकर नफरत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने अपनी बातें भी रखी। सुनिए। चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे जेल में बंद कर दो, सरकार के नाम पे गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर एक विवाद हुआ, लोगों ने आपत्ति करी, पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी। उसी को लेकर आज हमने नागपुर मोमिनपुरा में एक आंदोलन रखा था। आंदोलन बड़े शांतिपूर्वक हुआ। आंदोलन का लेने का हमारा ये एक जो हमारे नबी का कैरेक्टर है, जो हमारे नबी ने अपने जीवन में लोगों के लिए, सभी के लिए, ये दुनिया के लिए हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन सभी के लिए रहमत बनकर आए थे, उसी का एक मैसेज देना था, वही हमने किया। और आई लव मोहम्मद के नाम पर, बैनर के नाम पर अगर एफआईआर दर्ज होते हैं तो 100 एफआईआर हमारे नाम दर्ज करिए। एफआईआर क्या, हम मोहम्मद के नाम पर अपना जानो माल सब कुर्बान कर सकते हैं। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। कानपुर में एफआईआर के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का पोस्ट आया। कानपुर पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, आई लव मोहम्मद। कानपुर पुलिस, ये जुर्म नहीं है, अगर ये जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। आगे उन्होंने जो लिखा वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रतिक्रियाएं और भी आई हैं, सुनिए। देखिए, उन्नाव की घटना जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, परंतु आदरणीय योगी जी की फोर्स ने पूरा मेंटेन किया है, उसको ठीक किया है। और मैं तो ये कहूँगा ऐसे लोगों को तत्काल जेल की शिक्षों में डाल देना चाहिए और इसमें कोई रियायत बरतनी चाहिए, क्योंकि ये दैत्यों के वंशज हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
तो इनकी स्थिति वैसी है और ये जो है समझने को तैयार ही नहीं होते। मजहबी नारों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी नारा अगर विधि की परिधि को पार करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। कोई जानबूझ करके लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, गोलबंद करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर जानबूझ करके कानून को चुनौती देने का काम करेगा तो कानून सख्ती के साथ निपटेगा। बाकी आप कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करते हो, किसी भी मत मजहब के हो, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करिए, लेकिन संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के दायरे में और कानून का पालन करते हुए। तो ये था इस पूरे मामले का हिसाब किताब। अब बचे हैं कुछ सवाल जिनके केंद्र में हैं कुछ बड़े शब्द, मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता। गौर से देखिए तो ये महज शब्द नहीं है, किसी समाज के आगे बढ़ने के जरिए हैं और इसीलिए भारत के संविधान में इनको एक अलग महत्व दिया गया है। हमारा संविधान कहता है कि लोगों से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें उनके धर्म या मत को फॉलो करने से रोका जा सकता है। सवाल यह है कि जब 5 सितंबर को मामला शांत हो गया तो 10 सितंबर को एफआईआर करने की नौबत कैसे आई, क्यों आई? क्या किसी दबाव की वजह से ऐसा हुआ? इन्हीं सवालों के साथ नत्थी हो रहे हैं कुछ और जरूरी सवाल। कानपुर के मोहल्ले से शुरू हुआ विवाद इतना कैसे बढ़ गया? इतनी सारी जगहों पर एक पैटर्न में एक तरह के प्रदर्शन कैसे होने लगे? क्या इसके पीछे कोई संगठित अदृश्य शक्ति है? तो ये थी आज की बड़ी खबर। हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। 22 सितंबर की देर रात शुरू हुई मूसलाधार बारिश अगले दिन सुबह तक जारी रही, जिसकी वजह से जगह जगह पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। भरे हुए पानी में बिजली का करंट भी दौड़ने की अलग अलग घटनाएं हुई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। कुछ मौतें डूबने से भी हुई और आंकड़ा फिर 9 तक पहुंच गया। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने से कम 30 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोलकाता में 247 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये सामान्य से 2600% ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हैं जिनमें गाड़ियां आधी डूबी नजर आ रही हैं। लोग जैसे तैसे निकलने और बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश का असर शहर के ट्रैफिक पर भी पड़ा है। मेट्रो सेवाएं बाधित हुई हैं। कई ट्रेन्स की आवाजाही का समय भी बदलना पड़ा है। कोलकाता में मौजूद लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी यात्रा सावधानी से प्लान करें। कोलकाता में ये सब तब हुआ जब दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बारिश की वजह से यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम आगे बढ़ा दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां पहले ही कर दी गई थी। जोधपुर पार्क, कालीघाट, बालीगंज, मोमिनपुर, पालमर बाजार और धापा जैसे इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। यहाँ 260 से 330 मिलीमीटर तक बारिश हुई। लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और प्रशासन से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। बहुत मुश्किल से जो मैदान है उधर से आ पा रहा है और रास्ता में इतना खड्डा हो गया है, उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है हमको। और सबसे ज़्यादा डर है इलेक्ट्रिक का, ठीक है। और बच्चा महिला इतना तकलीफ से आ रहा है, क्या बताऊँ। हम तो सोचा है जो कैसे ना कैसे हम ऑफिस तो हम जाएंगे आज। सिचुएशन बहुत खराब है। मैदान तक मेट्रो चल रहा है, उसके बाद मेट्रो नहीं चल रहा है। वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ सकते। हमको अलीपुर कोर्ट जाना है, उधर का स्टाफ है, अभी पैदल ही जा रहा है। यही तो सिचुएशन है। इतना भाड़ा मांग रहा है कि 2000 रुपया तक मांग रहा है कार, प्राइवेट कार। उतना तो दे नहीं सकते, इसलिए अभी पैदल ही चल रहे हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम की भी प्रतिक्रिया आई। दोनों ने कहा कि इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी, सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस भारी बारिश की संभावित वजह बंगाल की खाड़ी में अचानक से लो प्रेशर एरिया का बनना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों मसलन साउथ 24 परगना, पश्चिमी और पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुरा को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। हावड़ा और नॉर्थ 24 परगना में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। अगली सुर्खी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। आजम काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने जेल से बाहर आए। बाहर आते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आजम ने भी हाथ हिला करके अभिवादन किया। करीब 500 सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुई थी। इस भीड़ के साथ पहुंचे मीडिया कर्मियों ने आजम से सवाल पूछे। सबसे बड़ा सवाल कि क्या आजम खान बसपा में शामिल होने वाले हैं। इस सवाल पर रामपुर के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया कि ये अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी।
दिग्गज नेता से एक और प्रतिक्रिया मांगी गई, यही कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा की सरकार आते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा दिए जाएंगे। इस पर आजम खान कुछ नहीं बोले, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में धाक रखने वाले आजम खान को हाल के बरसों में कई मुकदमों का सामना करना पड़ा। 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें एक बियर बार पर कब्जे से जुड़े मामले में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला है जिसमें आजम खान को जमानत मिली। हालांकि इस मामले में जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी, जिन्हें 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके साथ ही 104 मामलों में नामजद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। रिहाई के बाद आजम से राजनीति में वापसी के बारे में भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी तो अपना इलाज कराऊंगा, सेहत ठीक करूंगा और उसके बाद सोचूंगा। लोग अनुमान लगा रहे हैं, वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। नहीं, देखिए बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। अगली सुर्खी, गायक जुबीन गर्ग का 25 सितंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान उनके गाने बजाए गए। जुबीन के अंतिम संस्कार में परिजन, रिश्तेदार और भारी तादाद में फैंस मौजूद रहे। उनकी पत्नी गरिमा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। जुबीन के 2 डॉग भी उनके अंतिम सफर में शामिल हुए। असमिया समेत 40 भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गानों को आवाज़ देने वाले जुबीन एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। 19 सितंबर को सिंगापुर में तैरने के दौरान उनके साथ हादसा हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साजिश के आरोप भी लगे। इसके बाद असम में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा समेत घटना के वक्त साथ रहे सभी मौजूद लोगों को और इवेंट मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। उधर असम सरकार ने उनकी मौत की जांच सीआईडी को सौंप दी है। अंतिम संस्कार के पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जुबीन का दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में ही हुआ था। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर 20 सितंबर को सिंगापुर से पहले दिल्ली और फिर 21 सितंबर की सुबह स्पेशल प्लेन से गुवाहाटी लाया गया। जैसे ही काफिला गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काहिली पारा स्थित उनके घर के लिए रवाना हुआ, हजारों फैंस अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। इस बीच जुबीन की पत्नी गरिमा का एक बयान आया। उन्होंने बताया कि जुबीन को पहले कई बार दौरे पड़ चुके थे, सिंगापुर में दौरा ही पड़ा था। एक बार और इसी तरह की स्थिति बन गई थी, तब सभी दोस्त उनकी तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल ले गए थे, जिससे उनकी जान बच गई थी। जुबीन का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था। वे असमिया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और निर्देशक रहे। जुबीन असम के हाईएस्ट पेड सिंगर थे। उनके असमय जाने से एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। दी ललन टॉप की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।